नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से आपको जो क्लास मिलेगी वो एसएससी जीडी के लिए जो है हम फुल रिवीजन करने वाले हैं, है ना। तो जब तक जिसका भी एसएससी जीडी का पेपर होगा तो जीके का हम फुल रिवीजन कर देंगे। और ये फुल रिवीजन ये समझ लो पूरी जीके में से जो मेन टॉपिक है वो उठाएंगे इसमें और क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो रिवीजन होगा भाई जल्दी से। अब ऐसे तो ऐसे है नहीं कि एक पॉइंट पे हम बहुत सारा समय लगाएंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो बायोलॉजी हमारे इस चैनल पे चल रही है, तो बायोलॉजी की मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं। बायोलॉजी जो पहले करा दी वहाँ तक का रिवीजन तो आप खुद से कर लेंगे और अब आगे का जो रिवीजन है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ब्लड तक मैंने करा दिया था वीडियो में, इसके आगे का रिवीजन करेंगे। एक तो आज पढ़ेंगे हम ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप देखो, इसको बोलते हैं हिंदी में रक्त समूह। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। इसको हम हिंदी में कहते हैं रक्त समूह। तो ये जो रक्त समूह है, देखो क्वेश्चन आता है रक्त समूह की खोज किसने की है। पहला क्वेश्चन यही। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने कब की? 1900 ईस्वी में। रक्त समूह की खोज, पहला क्वेश्चन इससे यही बनता है भाई। रक्त समूह, ये रक्त समूह की खोज है और समूह की खोज करी है कार्ल लैंड स्टीनर ने और इन्होंने ये खोज की थी 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में, लेकिन इन्हें जो है 30 साल बाद नोबेल प्राइज मिला। 30 साल बाद, यानी कि 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, 1930 में। अब देखो, अगर मैं रक्त समूह की बात करूं कि रक्त समूह जो हैं, जो रक्त के वर्ग हैं वे कितने हैं? कितने होते हैं बताओ? 4 होते हैं। एक तो ए होता है भाई, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है, ठीक है। ये 4 है। वैसे तो ऐसे समझ लो कि प्रत्येक जीव जंतुओं के सबके अपने अलग अलग होते हैं, है ना। भैंस के, गाय के, कुत्तों के सबके अपने अलग अलग हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं सब में। लेकिन जो मानव के हैं वो ये है और इस सिस्टम को एबीओ सिस्टम कहते हैं हम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं? एबीओ सिस्टम कहते हैं। इस वाले सिस्टम को पूरे को हम क्या कहते हैं? एबीओ सिस्टम। तो इसमें ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप है। अभी देखो ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव। अभी तक नेगेटिव की बात नहीं हुई है यहाँ पर। अगर हम इसमें नेगेटिव भी लगा देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? फिर 8 हो जाएंगे। समझ रहे हो भाई? सब ब्लड ग्रुप का, इन चारों के चारों का नेगेटिव भी तो होगा। तुमने देखा होगा किसी का ब्लड ग्रुप तो होता है ए पॉजिटिव, किसी का होता है नेगेटिव। तो सबके अपने अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। देखो भाई, ब्लड ग्रुप को ज्ञात करने के लिए, ब्लड ग्रुप ज्ञात करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। 2 चीजों की आवश्यकता होती है। अब वे 2 चीज कौन सी हैं? वे 2 चीज कौन सी हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। एक तो है एंटीजन, ठीक है, अभी आप सुनते जाना। एक तो है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी, इसको बोलते हैं प्रतिजन, उसको बोलते हैं प्रतिरक्षी। हिंदी में प्रतिजन ये है और इसको क्या कहेंगे? प्रतिरक्षी। वैसे आप इंग्लिश में याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एंटीजन और एंटीबॉडी। अब इसमें थोड़ा सा इसमें अंतर जान लेते हैं। एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। ये दोनों पार्टिकल हमारे ब्लड में होते हैं। ये किस में होता है? ब्लड में, है ना। और ये भी किसमें? ब्लड में होती है, ब्लड में भाई। तभी तो ब्लड ग्रुप की पता चलेगा जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होंगे। और ये दोनों जो है किस में पाए जाते हैं? ब्लड में पाए जाते हैं। जब हमें कोई वायरस से बीमारी हो जाती है, वायरस से बीमारी हो जाती है ना। जैसे एड्स हो गया सपोज करो, ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस है। कोरोना हो गया, ये वायरस है। तो वायरस से जब बीमारी हो जाती है तो वो किसको प्रभावित करता है? एंटीजन को प्रभावित
करता है। वायरस किसको प्रभावित करता है भाई? एंटीजन को प्रभावित करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो एंटीबॉडी है ये कभी प्रभावित नहीं होती, ये कभी भी प्रभावित नहीं होती, चाहे कोई सा भी रोग हो, चाहे प्रोटोजोआ से हो, चाहे इससे वायरस से होने वाला रोग हो, चाहे जीवाणु से होने वाला रोग हो, ये कभी भी प्रभावित नहीं होती, ये कभी भी प्रभावित नहीं होती। तो हमेशा हमारी बॉडी के लिए एंटीबॉडी जो होती है वो अच्छी होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एंटीजन प्रभावित हो जाते हैं। और ये जो एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ये होते हैं भाई आरबीसी पर, आरबीसी पर पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीजन जो होते हैं वो किस पे पाए जाते हैं? आरबीसी पर पाए जाते हैं। इसके मेन पॉइंट देख रहे हैं हम। और एंटीबॉडी जो पाई जाती है ये पाई जाती है डब्ल्यूबीसी पर। ये किस पे पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी पर। इसका आकार जो होता है, इसका आकार राउंड शेप में होता है। जो एंटीजन है हमारा ये किस आकार का है? राउंड शेप, यानी कि इस तरीके का है। और इसका आकार कुछ नहीं होता, मतलब हम जिगजैग की फॉर्म में कह सकते हैं, ऐसे जिगजैग की फॉर्म में, क्या ऐसा भी किसी भी तरीके का हो सकता है। लो नहीं दिख रहा तो ऐसे जिगजैग की फॉर्म में है, मतलब कोई सा भी आकार हो सकता है, जरूरी नहीं यही आकार हो। और ये गोलाकार है, यहां पे बनाया मैंने ये गोलाकार, इसका आकार कैसा है? गोलाकार है। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर समझ में आया आपको? बोलो जल्दी से भाई। एंटीजन जो होती है ये कब प्रभावित होगी? ये देखो दोनों ही तो ये ब्लड में होती है ना, दोनों ये ब्लड में होती है। और ये ब्लड में होती है, ये वायरस अगर हो गया ना हमारे, मतलब वायरस से जो भी रोग होते हैं, वायरस से जैसे आपका कैंसर हो गया, एड्स हो गया, और आपका कोरोना वायरस हो गया, ये तो सबसे बड़ा फेमस है, आप इसे तो जानते ही हैं। तो इससे क्या प्रभावित होगा? एंटीजन प्रभावित होगा। ठीक है, एंटीबॉडी जो है, जो एंटीबॉडी है ये हमारे, ये भी ब्लड में होती है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। ठीक है, और ये किसके पे पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी पर। ये किस पे पाई जाती है? आरबीसी पर। इसका आकार पता नहीं हमें किस आकार का होता है एंटीबॉडी, और इसमें इसका जो आकार है वो राउंड शेप में। आरबीसी का आकार जो बताया था वो भी राउंड शेप में बताया था, है ना, कल लिखवाया था मैंने आपको। अब देखो, अब जब तुम डॉक्टर के पास में जाते हो तो वो ब्लड ग्रुप को चेक करते हैं। वो किसको चेक करते हैं? ब्लड ग्रुप को। ब्लड ग्रुप भाई, ब्लड ग्रुप दो ही तो होंगे, मतलब एक ही तो होगा एक व्यक्ति का, चाहे ए हो जाए, बी हो जाए, ए बी या ओ। अब इसमें जो है अभी तक नेगेटिव और पॉजिटिव की बात, अभी सिर्फ पॉजिटिव की बात चलेगी, नेगेटिव की अभी तक खोज नहीं हुई, समझ रहे हो। 1900 ईस्वी में जो खोजे गए ब्लड ग्रुप थे वो केवल और केवल पॉजिटिव थे, समझ में आई बात। अभी तक नेगेटिव ब्लड ग्रुप की खोज नहीं है। लिखो, देखो ये क्या करते हैं, जैसे हम गए ब्लड ग्रुप चेक कराने, ठीक है, कोई भी डॉक्टर के पास में गया, किसी ब्लड ग्रुप चेक कर दो, तो वे क्या करेंगे? इसके सरफेस पर देखेंगे, किसके? आरबीसी के। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार। सबसे पहले तो ब्लड निकालेंगे तुम्हारा, ठीक है। अब ब्लड इतना भी नहीं, 1-2 लीटर चाहिए, 5-6 लीटर तो वैसे ही होता, आदमी मर जाएगा, है इतने निकाल दिया तो थोड़ा सा ब्लड निकालने के बाद में, आजकल तुमने देखा भी होगा, बस हल्की सी सुई आती है अब तो, सुई चुबा के, और उससे भी ब्लड ग्रुप चेक हो जाता है। लेकिन वो इंजेक्शन वाला भी देखा होगा आपने, यहाँ से ब्लड निकालते हैं। तो जब ब्लड निकालते हैं, ब्लड में से, उसमें अब ब्लड कितने कंपोनेंट से मिलके बना है बताओ? 4 से बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। पूरा ब्लड निकालेंगे, उसमें से आरबीसी को बाहर निकालेंगे, ठीक है, आरबीसी को बाहर निकालेंगे। जब आरबीसी को बाहर निकालते हैं तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन चेक करेंगे, कौन सा एंटीजन है। एंटीजन भी ये 4 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी भी 4 प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है, ठीक है, नहीं दिख रहा, चलो इधर लिखता हूं मैं। ब्लड ग्रुप चेक करने का वो बता रहा हूं, अभी तक तुमने रट्टाफिकेशन किया होगा इस चीज पर, ठीक है। अब थोड़ा सा समझेंगे इसे कि ब्लड ग्रुप डॉक्टर या लैब वाले किस तरीके से चेक करते हैं।
आपका सबसे पहले क्या निकाला, ब्लड निकाला, ठीक है। ब्लड में से क्या निकाला, आरबीसी, क्योंकि 4 कंपोनेंट है, इसमें से हम कोई सा भी प्रकार निकाल सकते हैं भाई। आरबीसी को निकाला, आरबीसी का आकार कैसा, राउंड शेप, लो हम गोलाकार ही मानते हैं इसको, ठीक है, ये गोलाकार है, आरबीसी निकाल ली। अब मैंने आपको बताया कि 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो एंटीजन और एक एंटीबॉडी, ठीक है, 2 चीजों की इनकी जरूरत पड़ती है। जब 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, अब देखो ये जो एंटीजन होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको ये ब्लड ग्रुप बताए थे, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, एक तो ए, एक बी, एक ए बी और एक ओ, ठीक है। अब ध्यान बिल्कुल यहीं रखना है, तभी आएगा समझ में। ऐसे ही एंटीजन होते हैं, ऐसे ही एंटीबॉडी होती है। अगर देखो एंटीजन एंटीबॉडी की विपरीत होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जो एंटीजन होते हैं वो एंटीबॉडी की क्या होती है, विपरीत। अगर एंटीजन ए दिखेगा हमें तो फिर एंटीबॉडी ए नहीं दिखेगी, क्या दिखेगी, बी। अगर ये एंटीजन बी दिखेगा तो एंटीबॉडी ए दिखेगी। अगर ये ए बी दिखेगी तो यहां पर ओ दिखेगा, है ना, यहां पर क्या दिखेगा, ओ। अगर यहां ओ दिखेगा तो यहां ए बी दिखेगी। हो गए 4 पूरे, समझ में आ गई बात। अब यहां पर देखो, इसके सरफेस पर अगर एंटीजन मिला ए, आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन ए दिखाई दिया तो ब्लड ग्रुप होगा ए, समझ में आ गई बात। अगर ये ए नहीं दिखाई दिया, बी दिखाई दिया तो ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर ये ए बी दिखाई दिया और बी भी दिखाई दिया इसके सरफेस पर तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर कुछ भी ना दिखाई दिया तो ब्लड ग्रुप होगा, समझ में आ गई बात। बताओ किस किस को नहीं आई, हाथ खड़ा करो जरा, पहले ईमानदारी से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी बताओ। इसके विपरीत ही एंटीबॉडी होगी, क्योंकि बता दिया एंटीबॉडी हमारे लिए अच्छी होती है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए दिखाई दे रहा है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी, आराम से बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है इसमें। बताओ भाई, किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो पूछ लेना, चुप मत बैठना। क्या हो, एक बार और बता दूं, ठीक है। ब्लड के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, आरबीसी की। ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, दोनों की। जैसे ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, इसी तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी भी 4 होती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी की विपरीत होती है। अगर ये ए दिखेगी तो इधर बी दिखेगा, अगर ये बी दिखेगा तो इधर ए दिखेगा। अगर यहाँ ए और बी दोनों दिखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, ओ, ठीक है। कुछ नहीं का मतलब हमने क्या ले लिया, ओ। अगर ओ दिखेगा तो ये भी सही है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। बस तो यही ब्लड ग्रुप 4 ही होते हैं, 4 में अगर कुछ नहीं दिखा तो ओ मान लेते हैं, ठीक है। अभी नेगेटिव पॉजिटिव में मत जाना, अभी सिर्फ ये जानना है, ठीक है। नोट कर लो इसे। अब देखो इसके बाद में नेगेटिव की खोज हुई, यहां पर लिखेंगे RH फैक्टर की खोज। RH फैक्टर की खोज एक रीसस नामक बंदर में हुई, ठीक है। एक रीसस नामक बंदर में की गई। RH इसी के नाम से रखा है, रीसस की शॉर्ट फॉर्म करके। 1940 में किसने करी है, ये भी इसी ने नहीं करी है, कार्ल एंड स्टीनर दोनों थे। इन दोनों ने की है भाई, कदी बस ये सिंगल यही सोच लो। अब एक बच्चा बोल भी रहा है, पता ना कौन है ना। तो ये वीनर इनके साथ में थे, ठीक है। और ध्यान रखना, गलती निकालोगे तुम
यहाँ 1940 लिखवाया, तुम क्या होगा जी लूसेंट में 1904 लिखा, भी बता रहा हूं, कभी फिर आकर कल को लूसेंट दिखाओ तुम, ठीक है, वो एरर है, यहाँ 1940 है जो सही है, क्योंकि अभी तो तुमने विनर बताया मुझे हैं, और थे ये दोनों, तो ऑप्शन में अगर विनर ना मिला तो कार्ल एंड स्टीनर भी तो मिल सकता है भाई। अब देखो यहां नेगेटिव की खोज होगी, किसकी खोज होगी, नेगेटिव की। अब ये नेगेटिव किस बेस पे करा इन्होंने कहा कि जो एंटीजन है ना उसमें एक एंटीजन एक अलग होता है जिसका नाम है डी एंटीजन। क्या नाम है, डी एंटीजन। एक प्रोटीन मान लो, कुछ भी मान लो तुम, आरबीसी में डी एंटीजन भी होता है। अगर ये डी एंटीजन दिखी ब्लड ग्रुप के साथ में, अगर ये डी एंटीजन दिखी उसका होगा पॉजिटिव, समझ में आ रही है। अगर ये डी एंटीजन नहीं दिखी उसका होगा नेगेटिव। बस आप इतना समझ लो, समझ में आ गई बात। मतलब हर एक के आरबीसी में जरूरी नहीं कि डी एंटीजन हो, किसी के में होती है किसी के में नहीं होती। जिसके में ये डी एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और जिसके में नहीं है ये उसका नेगेटिव है। बस यही तो बात है। अगर पापा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बालक ज़्यादातर पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। 90% बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बिना ब्लड ग्रुप चेक किए हुए, ठीक है। हाँ ये माना है भाई, अगर पापा का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव तो उसका ब्लड ग्रुप होगा बच्चे का पॉजिटिव ही होगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, बस सिंपल सी बात क्या याद रखनी है वो सुन लेंगे ध्यान से। जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल डोनर, हाँ सॉरी रिसीवर, ठीक है। ए बी सर्वग्राही है और जो ओ है वो सर्वदाता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। ये कितनी बार पूछे गए हैं, लेकिन अब इतना शॉर्ट में तो आपसे ये पूछेगा नहीं कि भाई इसी लाइन में पूछ लिया, पर हो सकता है कुछ भी पूछ ले, आसान भी तो आएंगे, ये सारे टप थोड़ी आएंगे पेपर में, है ना। लेकिन पूरी डिटेल पता होनी जरूरी है, मैं समझ गए। देखो अगर ए पॉजिटिव है तो बस वो ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड ग्रुप अपना क्या कर सकता है, दे सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है। इस बात का ध्यान रख लेना। और बाकी ये किसी से भी ले सकता है, और ये किसी से भी ले सकता है, इसे नोट करते रहो। अगर ए बी पॉजिटिव है तो वो, अरे यार ए बी पॉजिटिव दे सकता है, सही तो लिखा था हमने। अच्छा, ए बी पॉजिटिव ले सकता है, ऑल नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी हो उससे ले सकता है। क्या हुआ, अगर ए बी नेगेटिव है तो वो डोनेट करेगा, डोनेट ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव दोनों को, ठीक है, ध्यान रख लेना। अभी देखो यहाँ तो ए पॉजिटिव को देगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है ना तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। यहां तक दिख रहा है भाई, ऊपर लिख देंगे चलो। अगर ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव, देखो सर्वदाता की बात करूंगा मैं। अब सर्वदाता ओ में भी कौन सा होता है, ओ नेगेटिव होता है, ना कि पॉजिटिव, ठीक है। सिर्फ आपने ओ पढ़ा है कि ये सर्वदाता है, पर ये नहीं पता ओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओ नेगेटिव को माना जाता है सर्वदाता, पॉजिटिव को नहीं माना जाता। देखो पॉजिटिव किसे दे सकता है, तो ओ पॉजिटिव दे सकता है ऑल पॉजिटिव को, ये डोनेट कर सकता है ऑल पॉजिटिव को,
ऑल पॉजिटिव में क्या चीज आ गई, सारे आ गए, चारों में से कोई भी हो, ठीक है, लेकिन होना चाहिए पॉजिटिव। अगर यहां पर ओ पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की बात करेंगे, ये एक्सेप्ट किससे कर सकता है, मतलब ये रिसीव किससे कर सकता है, ले किससे सकता है, एक तो ओ पॉजिटिव से ले सकता है और ओ नेगेटिव, बस इनसे ही लेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं लेगा। इंदिरा गांधी के गोली लगी थी, उसका ओ नेगेटिव था, मिल नहीं पाया था एकदम, 25-26 गोली लगी थी, तब भी ब्लड ग्रुप अगर ब्लड सही से मिल जाता तो हो सकती थी, बच जाती, ठीक है। एक सलमान खान की मूवी देखी होगी आपने, कौन सी है, सुल्तान, उसका जो है स्टार्टिंग में ही तुमने देखा होगा, बच्चा मर जाता है ना, बच्चा मर जाता है तो उसका वो समय पे पहुंच नहीं पाता, उसे ब्लड की जरूरत होती है और ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव बहुत कम मिलता है। ये जो ओ नेगेटिव है जिसके सर्वदाता हम बोल रहे हैं, ये बहुत कम मिलता है, तो इसलिए ज्यादातर केस में 90% मृत्यु हो जाती है। अगर किसी को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल है, लाखों में बिकता है। तो जिसका नेगेटिव है चेक करा लेना हाँ, और क्या, हफ्ते दे दिया है ना, किसी का भला हो जाएगा भाई, पर पैसे मत लियो, कभी सोचो बिजनेस बनाओ। अगर ओ नेगेटिव है तो वो डोनेट कर सकता है, किसको, ये सबको करेगा, चाहे ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव ये सबको करेगा। ठीक है, और ओ नेगेटिव देखो ये बड़ा मुश्किल है, जो भी बता रहा था ब्लड ग्रुप, ओ नेगेटिव सिर्फ ले सकता है, सिर्फ ले सकता है केवल ओ नेगेटिव से, इसके अलावा किसी से ले ही नहीं सकता ये, इसलिए तो बड़ा मुश्किल है, ये तो ब्लड मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल है। तुम्हारा ओ नेगेटिव है भाई, वाह बहुत बढ़िया, ठीक है, अब तुम पे ध्यान रखेंगे विशेष हम, है ना, तो खाओ पियो और ब्लड बनाओ जल्दी जल्दी। अब देखो भाई, एक चीज बड़े काम की, सुन लो ध्यान से, बात मत करो। देखो भाई, अगर पापा का ब्लड ए पॉजिटिव है, ठीक है, और मम्मी का बी है, तो बच्चों का क्या होगा, इससे आप बिना उसके निकाल सकते हैं अपना आराम से, ठीक है। एक निकाल के मैं बताऊंगा, एक तुम बता देना, ठीक है, बिना चेक कराए। देखो पहले बनाते हैं हम जोड़ा, सिंगल सिंगल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसके साथ में हमने ओ ले लिया और बी के साथ में भी हमने ओ ले लिया। जोड़ा बनाने के लिए, हमेशा पेयर्स बनाने के लिए ओ का प्रयोग करेंगे। पहले ए की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ए बी, फिर इसी ए की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, ए ओ, फिर इसकी ओ की करेंगे बी ओ, और फिर ओ ओ, ये ठीक है। अब इसमें से देख लेंगे भाई, एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पाएगा भाई, एग्जैक्ट हम बता देंगे अब इसमें जो है वो चीज चेक करेंगे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, चांसेस कौन कौन से हैं। तो एक तो ए बी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ए दिखाई दे रहा है, एक बी दिखाई दे रहा है, ओ काट लेंगे इसमें से, ए को काट लेंगे, या ओ हो सकता है। तुम कह रहे हो सारे हो जाएंगे है? इसका ए बी का, फिर भी तो यही आएंगे। चलो एक और करके बताओ तुम, ऐसे ही इसी तरीके के जोड़े बनाने हैं, ठीक है, ये चांसेस है। अब लो, एक तो पापा का है ए बी और मम्मी का है ए। अब बताओ कि बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होगा, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके बताना है, ठीक है। ये चांसेस है भाई, कौन कौन से हो सकते हैं, ये चारों हो सकते हैं जो अभी ए और बी में लिए हमने, और यहां पर किसी में 2 भी आएंगे, किसी में 3 भी आएंगे, किसी में सिंगल भी आ सकता है। अगर हम यही करके बताने लगेंगे तो लैब बंद ना हो जाएंगी। जल्दी बताओ। हाँ जी, अब इधर देख लो, बस तुमने कर लिया, ये तो पेयर्स पहले से ही है, और यहां इसका पेयर्स बना लो, ओ लगा लो, ए ए, ए की मल्टीप्लाई फिर इसमें ए ओ, फिर इसकी मल्टीप्लाई
बी ओ, हाँ हाँ, फिर बी ए को अच्छा लग रहा होगा, ए भी लिख दो, है भाई, ऐसे भी। अब नो बताओ, बी ए को ए भी लिख दो, कोई फर्क पड़ रहा है? ये अच्छा सा लग रहा है। ये ब्लड ग्रुप ओ काट लेंगे इसमें से, इसमें डबल है, ए काट लेंगे, है ना। तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है। देखो इसमें 3 आए हैं, ठीक है, ये चांस है। समझ में आ गई बात? समझ गए तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 नए ब्लड ग्रुप और खोजे गए हैं, नए ब्लड ग्रुप, उसे और समझ लो। 2 नए ब्लड ग्रुप कौन कौन से खोजे गए हैं? एक तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और दूसरा है इनरा ब्लड ग्रुप, इनरा ब्लड ग्रुप। ये 2 और खोजे गए हैं, बस इनको ध्यान रख लेना आप। देखो सुनो, ये दोनों ब्लड ग्रुप के बारे में सुन लो। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, एक लड़की गई चेक कराने अपना ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप चेक कराने गई तो उसका आरबीसी निकाली, फिर से वही इन्होंने करा, एंटीजन चेक करा, एंटीजन इस पर कोई नहीं दिखाई दिया, ठीक है। एक अलग ही प्रकार का बन रहा था, ना ए ना बी, ना ए बी, ना कोई सा, लेकिन दिखाई दे रहा था एक एंटीजन जो इनमें से ऐसा नहीं था, इसके आकार का नहीं था, है ना भाई। जैसे ए होता है, बी होता है, माइक्रोस्कोप पे रखते हैं, ऐसे थोड़ी आंख से देख लेंगे हम, है ना। तो ये होता है लैब वालों के पास में। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि यार ये तो अलग ही प्रकार का लग रहा है। तो अब ये इन्होंने ट्रांसफर कर दिया किसको? साइंटिस्ट को। उन साइंटिस्ट का नाम था वाई.एम. भेंडे। साइंटिस्टों के नाम है भाई, ऐसे वैसे थोड़ी हैं, है ना, ऐसे ही होते हैं नाम। तो इसको ये ट्रांसफर कर दिया। जब इन्हें ये ट्रांसफर कर दिया तो इन्होंने भैया उसका आकार देखा, इन्होंने नाम दे दिया इसे कि ये तो इसे हम ब्लड ग्रुप एच का नाम देते हैं। अभी इस पर रिसर्च जारी है ना, पूरी तरह से नहीं आया है। अभी इसमें 5-6 लोग ही हैं जो इस ब्लड ग्रुप के होंगे, ठीक है, ओवरऑल मिला के। ये इनरा ब्लड ग्रुप है। इनरा इंडिया में, मतलब इंडिया के गुजरात में, और गुजरात में भी कौन से शहर में? सूरत में। सूरत में एक राजेश नाम का लड़का गया चेक कराने ब्लड ग्रुप, उसका भी आकार देखा, आरबीसी को रखा, एंटीजन चेक करें, एंटीजन कोई नहीं मिले। इसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि भाई यार इसमें तो अलग ही तरह के एंटीजन हमें दिखाई दे रहे हैं, अलग ही एक संरचना दिखाई दे रही है। तो इन्होंने फिर से ट्रांसफ़र कर दिया किसको? वाई.एम. भेंडे को, ठीक है, वाई.एम. भेंडे को। भाई पूरे भारत में कहीं भी होगा जो ब्लड ग्रुप की रिसर्च कर रहा है साइंटिस्ट उसी के। अब ऐसे तो है नहीं भाई गली गली में साइंटिस्ट है ना। तो ये ब्लड ग्रुप के अपना अलग थे। तो ये वाई.एम. भेंडे जो हैं, इसके पास फिर ये गया। अब इसने जो है दोनों को रखा, दोनों को चेक करा, नहीं सेम नहीं, इसमें अलग संरचना बन रही है और इसमें अलग संरचना बन रही है। एंटीजन अलग प्रकार के, उसमें अलग और इसमें अलग। तो इन्होंने इसका नाम दे दिया H1, इसका नाम दे दिया H2। रिसर्च जारी है, रिसर्च जारी है अभी इस पे, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा कल मैं हृदय के बारे में बता रहा था। तो हृदय में जो है आप एक काम करना, हृदय में कुछ और भी, हृदय में ये बताओ कोष्ठक कितने होते हैं? हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं? 4। एक तो नीले और दूसरा अलिंद, ठीक है। थोड़ी सी आकृति बना देते हैं, है ना। नीले और अलिंद। अब ये 4 कैसे होते हैं? देखो, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले और बाया नीले, ठीक है। लेफ्ट राइट वाला है, क्या हो गया? ये अलिंद बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अलिंद लिख लो, इसको नीले लिख लो, ठीक है। ये बताइए मैंने
बीच में छल्ले से भी होते हैं इस तरीके के, देखे होंगे तुमने। अच्छा लेफ्ट राइट कह रहे हो, ये गलत लिख दिया लेफ्ट राइट यार। ठीक है भाई बना लो, ये डायग्राम है। अब देखो जो कोष्टक होते हैं, कोष्टक मतलब कोष्टक को चैम्बर भी बोलते हैं, पेपर में चैम्बर भी आ सकता है कि मानव शरीर के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो चैम्बर कितने भाई, 4 होते हैं। अब देखो इसमें जो स्तनधारी पक्षी होते हैं उनके भी कोष्टक कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। स्तनधारी जो पक्षियां हैं वे कितने होते हैं, 4 कोष्टक होते हैं। 3 कोष्टक किसके होते हैं, 3 कोष्टक वाला हृदय, 3 कोष्टकीय कोष्टक हृदय ये होता है उभयचरों का। उभयचर, उभयचर समझते हैं आप, जो पानी पे और जमीन में दोनों पे रहे। हाँ, जमीन पर और पानी पर दोनों पे रहे उसे उभयचर कहते हैं। लेकिन अपवाद भी है, मेंढक और मगरमच्छ, मेंढक और मगरमच्छ ये हैं तो उभयचर, ये हैं तो उभयचर। इन्हें छोड़ के जितने भी उभयचर हैं उनके कोष्टक हैं कितने हृदय के, 3। लेकिन मेंढक और मगरमच्छ के कोष्टक है 4। ये अपवाद है भाई, ध्यान रख लेना। और ज्यादातर पेपर में अपवाद ही पूछ लिया जावे, ठीक है। हाँ, इन्हें छोड़ के जितने भी हैं वे तो हैं 3 कोष्टक वाले। अब अपवाद तभी तो होगा, ये एक्सेप्शन केस है। 2 कोष्टक वाला हृदय ध्यान रखेंगे, 2 कोष्टक वाला हृदय किसका होता है, मछलियों का। 2 कोष्टक हृदय मछली, सभी मछलियां, ठीक है, कोई सी भी मछली हो। 13 कोष्टक वाला हृदय देख लो, ये सबसे ज्यादा वाला है, हैं? कोष्टक वाला हृदय ये होता है कॉकरोच का, छोटा सा कॉकरोच और हृदय बहुत बड़ा इसका है, दिल बड़ा है भाई इसका है। कैसा ब्लड बताया था, कैसा होता है इसकी बॉडी में, सफेद ब्लड होता है, क्योंकि इसके में हीमोग्लोबिन नहीं हीमोलिम पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। ऑक्टोपस की बॉडी का भी बता दिया था मैंने, कैसा रंग होता है, नीला कलर, ठीक है। चलो अब थोड़ा अगले चैप्टर पे चलते हैं। अब बात करेंगे कोशिका की। कोशिका को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब देखो सबसे पहले इसकी खोज की बात करेंगे। खोज एक तो होती है मृत कोशिका, मृत कोशिका ये खोजी है रॉबर्ट ब्राउन ने, बताओ जल्दी से, तभी तो मैं गलत बोल रहा हूं, तुम बताओ। रॉबर्ट हुक। एक जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका, इसकी खोज किसने करी है, ल्यूवन हुक ने, ल्यूवन हुक ने, ठीक है। इसके कोशिका के केंद्रक की खोज किसने करी है, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेपर में ज्यादातर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको मिल ही जाने हैं, एक ना एक इसमें से। एक क्वेश्चन ये आता है, जीवन की मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, मूलभूत इकाई है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं, सेल्स को कहते हैं, सेल्स यानी कि कोशिका, कोशिका, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई कैसे, क्योंकि जो हमारा जीवन बना है ना वो सेल से ही बना है भाई। कैसे बना है जी, अब तुम देखो कैसे बनेगा। ये जो सेल है, सेल का ब्रेकडाउन बताओ किस में होता है, इसका होता है टिश्यू में, है ना। जो हमारी बॉडी का निर्माण होता है कैसे होता है, सुनो, सेल से क्या बनता है, टिश्यू। ये तो हमें बचपन से पढ़ाई जा रही है कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके क्या बनता है, शरीर बनता है, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, सेल है। लेकिन एक्चुअल में जो इसकी संरचना है वो ये नहीं, ये है। सेल का ब्रेकडाउन किसमें, टिश्यू में, टिश्यू का ब्रेकडाउन किसमें, ऑर्गन में, और ऑर्गन का ब्रेकडाउन किसका, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद में ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये है पूरा प्रोसीजर मानव के शरीर को बनने का। यहां पर देखो सेल को कोशिका कहते हैं, टिश्यू को ऊतक कहते हैं, है ना। बताओ मुझे ऊतक का अध्ययन बताओ, कोई बताएगा, अंग, इसको कहते हैं अंग तंत्र, बोलो शाबाश, हिस्टोलॉजी। और ये मानव शरीर है, ठीक है। अंग का मतलब है जैसे हाथ पैर, है ना, और यहाँ पर पूरा हाथ पूरा पैर,
और यहाँ पर ह्यूमन बॉडी, इस तरीके से बनती है। तो ये जीवन की मूलभूत इकाई है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि जो कोशिका कहाँ पर इकट्ठा होती है, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को जीवन कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। एटीपी बताओ कहाँ इकट्ठा होती है? एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी से हमें एनर्जी मिलती है भाई कार्य करने की, ठीक है। इसी से एनर्जी मिलती है। एक एटीपी इज इक्वल टू किसके बराबर? 7.6 कैलोरी, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। एक एटीपी इज इक्वल टू 7.6 कैलोरी, ये हमें एनर्जी देती है। जो भी हम कुछ खाएंगे लास्ट में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में मिलेगी हमें, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ भी खा रहे हैं हम, लास्ट में एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही है। और एक एटीपी इज इक्वल टू 7.6 कैलोरी, क्योंकि ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? एनर्जी को हम किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। तो ये कोशिका का पावर हाउस, ये बहुत बार पूछा गया है। या शक्ति गृह, हिंदी में भी आ सकता है। शक्ति गृह किसके कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि ये यहीं पे जाके इकट्ठा होती है, और ये एटीपी भी यहीं इकट्ठा होती है, ठीक है। एटीपी भी कहाँ पर इकट्ठा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सेल्स थ्योरी किसने दी है? ठीक है, सेल्स थ्योरी मतलब लिखित रूप से कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका का सिद्धांत। तो दो व्यक्ति हैं यहां भी, स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने दिया है कोशिका का सिद्धांत। अब देखो, अब इसमें मेन पॉइंट की बात करेंगे हम, ठीक है। मेन पॉइंट क्या? कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है इस पूरे विश्व में, संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अंडे की, अंडा तो वैसे ही कोशिका है, पर फिर भी शुतुरमुर्ग के अंडे की मानी जाती है ना। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है संसार की, इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की होती है, जीवाणु की होती है। अब जीवाणु में भाई एक तो जीवाणु है नहीं स्पेशल, भाई एक ही जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ठीक है। अलग अलग तरीके के जीवाणु होते हैं, और इसमें इसका क्या नाम है? थोड़ा सा नाम बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे। माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्ट्रम, ये है उस जीवाणु का नाम। माइक्रो मतलब छोटा, है ना, प्लाज्मा, गैलीस्पेक्ट्रम ये जीवाणु का नाम है। हमारी बॉडी में, मतलब मानव शरीर की बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ये तो संसार में सबसे बड़ी थी। अगर मानव में पूछे तो नर्व सेल्स या न्यूरॉन भी कहते हैं इसको, नर्व सेल्स, या इसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल्स कहां पर होती है ये भाई? मस्तिष्क में, मस्तिष्क में, ठीक है। संख्या कितनी है इसकी? संख्या होती है 10, यानी कि 5 जोड़ी हम कह सकते हैं, 10। हमारी बॉडी में सबसे छोटी सेल, हमारी बॉडी में सबसे
छोटी सेल जो मानी जाती है, छोटी सेल आकार में है ये सब, आरबीसी। ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे छोटी प्रजनन कोशिका, अब लिखेंगे सबसे छोटी प्रजनन कोशिका, यानी कि जो जन्म देने के दौरान होती है। सबसे छोटी प्रजनन कोशिका शुक्राणु कोशिका। सबसे छोटी प्रजनन कोशिका है। ये तो मेल में है। अगर आपसे फीमेल में पूछे, अंडाणु। ठीक है, सबसे छोटी है ये। लिख लिया भाई? चलो अब एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब चलेंगे हम तंत्रिका तंत्र पे। तंत्रिका तंत्र है ना, रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा स्पीड से। तंत्रिका तंत्र में चैप्टर है ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क, माइंड, और बताओ नाम। भेजा है ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क। ठीक है, बुद्धि, हाँ सब इसी के नाम है। ठीक है, तो इसका जो वजन होता है भाई, इसका वजन होता है 1400 से 1500 ग्राम के बीच में। 1.4 से 1.5 kg इतना वजन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। 3 तरह का माइंड होता है हमारा, है ना। एक ऐसा नहीं है कि एक ही बस दिमाग रखा है तो बस दिमाग एक ही है, वो उसमें भी बहुत सारे काम है। ठीक है, एक तो होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। इसको बोलते हैं फोरी ब्रेन, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और इसको बोलता है हिंड ब्रेन। ठीक है, तीनों नाम है इसके। ये जो फोरी ब्रेन है, ये अपने आप में इसके 2 पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं? 2। एक तो सेरिब्रम है, एक डाइंसीफेलोन है। सेरिब्रम हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, सेरिब्रम और डाइंसीफेलोन। ये जो डाइंसीफेलोन है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क 2 प्रकार का है, मात्र 2 प्रकार हैं इसके। मध्य मस्तिष्क जो बीच में होता है मस्तिष्क, उसके 2 प्रकार हैं। एक तो है कॉर्पो एक्जुमिना और एक है सेरिबेलम कॉर्टेक्स। थोड़ा सा नाम बड़ा है, 1-2 बार लोगे तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। सेरिबेलम, देखो ये तो था सेरिबेलम, और वो क्या है? यो है सेरिबेलम। और यहां पर एक बस पश्च मस्तिष्क का एक प्रकार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेड्यूला ओब्लिगेंट, यानी कि हिंदी में लिख लेना मेरुरज्जा।
कैसे, चलो लिख लिया भाई, स्पीड से करो काम को। कर लिया नोट? अब सुन लो ध्यान से, अब लिख आपको लेना है, मतलब लिखना कैसे है इनके बारे में पहले समझेंगे। देखो जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन एक मनुष्य में 1400 से 1500 ग्राम के बीच में होता है। हम मान लेते हैं 1400 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन एक ही मिलेगा आपको, 1400 मिल सकता है या 1500। महिलाओं में इसमें 50 ग्राम कम एक्चुअली, ठीक है। अब कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है उसे देख लेंगे। अब देखो इसमें जो है ब्रेन में, मस्तिष्क में, जैसे इंजन में पार्ट्स होते हैं ना, इंजन में क्लच प्लेट अलग, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है उसमें, तो इसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी होती है भाई। सबका काम उसमें अलग अलग होता है ना। अगर बाइक में कोई भी पार्ट्स खराब हो जाए तो वो फिर बेकार है, फिर चल नहीं रही, ठीक है। गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी। इसी तरीके से हमारा दिमाग है। दिमाग इस तरीके से एक तरीके का इंजन ही है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें लगे हुए बहुत सारे पार्ट्स हैं। उन पार्ट्सों के नाम ये हैं। इसे हमने 3 में डिवाइड करा, कितने भागों में बांट दिया? 3 में। अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च। अब यहाँ पर जो है अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग है, सेरिबेलम, डाइंसीफेलोन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। अगर डीप पूछेगा थैलेमस बताओ किस मस्तिष्क का भाग है, तो आपको डाइंसीफेलोन नहीं पूछेगा कि बताए डाइंसीफेलोन किसका है ना, तो थैलेमस डायरेक्ट भी हम अग्र मस्तिष्क का बता सकते हैं। इसलिए डायग्राम मैंने बनाया है आपके सामने, मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था इनके बारे में। मध्य मस्तिष्क, कॉर्पस एक्सोमिना और सेरिबेलम, ये मध्य मस्तिष्क यानी कि बीच में होता है। मध्य का मतलब बीच में, पश्च मतलब पीछे, ठीक है। तो ये मेरुरज्जा है। अब ये जो है, अब हम इसे देखते हैं, जो सबके बारे में सबका कार्य अलग अलग है। देखो ये जो सेरिबेलम है, ये हमारी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमारी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है। थैलेमस ठंडा गर्म को पहचानता है, गर्म को पहचानता है। डायरेक्ट यही पॉइंट मिलेंगे आपको पेपर में कि बताओ मस्तिष्क का कौन सा भाग इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम ठंडा गर्म को पहचानने का काम किसका है? थैलेमस का। हाइपोथैलेमस ये ताप को कंट्रोल करता है, ताप को कंट्रोल करता है। दिखाई दे रहा है इसमें, बताओ। ये ताप को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसमें अचानक चीजों को देखकर या सुनकर समझते हैं। इसका कार्य ये है, लिख लो पहले क्योंकि वहां स्पेस नहीं है इतना, यहां लिख देता हूं। सेरिबेलम का कार्य, सेरिबेलम कॉर्टेक्स या सेरिबेलम, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये है कि ये जो है पूरे शरीर को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। बात एक ही है, नियंत्रित करता है। मेरुरज्जा, चलो इसे नोट करेंगे पहले। नोट करो भाई। इसमें अचानक चीजों को देखकर या सुनकर हम समझते हैं। इसका कार्य ये है, उसको कंट्रोल करता है। कर लिया नोट? अब देखो समझ लो पहले।
है ना। पेन छोड़ के समझो, पहले नोट जिसका रह गया वो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, सेरिब्रम का कार्य क्या है? सेरिब्रम का कार्य इच्छा शक्ति को कंट्रोल करना। जैसे हमारी इच्छा कर रही है कुछ खाने की, है, और तुम कह रहे हो नहीं यार पैसे ना है, तो वो कंट्रोल करेगा कौन? सेरिब्रम। हमारी इच्छा, हमने इच्छा मार ली अपनी, ठीक है, इच्छा शक्ति को कंट्रोल कौन करता है? ये करता है भाई। ऐसा भी नहीं इच्छा मतलब हम सोचते जावे, हम सोच रहे हैं भाई हम बड़ी गाड़ी ले लें, हैं, हम सोच रहे हैं हमारे पास में इतना पैसा हो, कुछ करने की जरूरत ना हो, है ना। तो ये चीज हम सोच रहे हैं, अब हम इसे ही थोड़ी ना सोचे जाएंगे। तो इसे कंट्रोल कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा, है। और जो सोचे जा रहे हैं तो हम पागल हैं, फिर हमारा जो है माइंड जो है ये खराब हो गया, है ना। फिर हमें मस्तिष्क वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो ये है मतलब दिमाग के ये पार्ट्स हैं, जैसे इंजन के पार्ट्स बताए थे। किसी में भी कुछ कमी आ गई ना तो वो ये समझ लो कि फिर बेकार है। अब देखो ये डाइंसीफेलोन के ये प्रकार है थैलेमस, ये ठंडा गर्म को पहचानता है। भाई कोई चीज गर्म है, हमारा मस्तिष्क बताएगा, शरीर नहीं बताएगा। हमारा क्या बताएगा? मस्तिष्क। उसे छू के एकदम से हम हटाते हैं, क्यों? ये जो मेरू रज्जा है ना, ये शरीर से जो ये सेरिबेलम कॉर्टेक्स है, ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है ना। तो यहाँ पर जो है देखो, अगर हमने ठंडा को हाथ लगा दिया, ज्यादा गर्म को हाथ लगा, एकदम से छू के एकदम से क्यों हटाते हैं हम? ये मस्तिष्क काम करता है ना। और वो कौन सा काम कर रहा है? थैलेमस। ये बहुत बार पूछा गया, ठंडा गर्म को कौन पहचानता है? थैलेमस। सबसे ज्यादा बार ये आया है, हाइपोथैलेमस। ये ताप को कंट्रोल करता है। जैसे तुमने मेहनत कर ली एकदम, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है। कोई हार्ड वर्क कर लिया, एक्सरसाइज कर रहे हो तुम, है ना, तो ये क्या हो? ताप बढ़ेगा भाई। अगर आपको पसीना आ रहा है तो आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो उसे कंट्रोल करने का कौन मदद कर रहा है? हाइपोथैलेमस। उसमें क्या है? पंखे में जाके पसीना सूख जाता है, ठीक है, ये भी कंट्रोल करने में कौन मदद कर रहा है? हाइपोथैलेमस। ज्यादा खुशी होने पर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। हंस रहे हैं हम, कभी गर्मी लगने लगी है ना, हंसते हंसते गर्मी लगती है, तो ये क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा। ज्यादा दुख में कोई रोने लगा आदमी, है, पसीनों में तरमतर हो रहा तो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करेगा उसे। बुखार में अब तुम देखते ना, अगर ये कंट्रोल ही ना होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब पर्यावरण का तो कुछ और हो रहा है, हमारे आसपास के वातावरण का, हमारा कुछ और हो रहा है, तो हम बीमार नहीं हो जाते। फिर डॉक्टर के पास में जाते हैं, बुखार की दवाई देता है, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर ही कंट्रोल नहीं है, किसी का हाई है भाई, थर्मामीटर से क्या मापते हैं? टेम्परेचर ही तो मापते हैं। तो वही चीज है, तो आपको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। कॉर्पेक्सोमिना, इसमें अचानक चीजों को देखकर, जैसे तुम यहाँ बैठे हो क्लास में और अचानक किसी का फोन आ गया, भाई डेथ होगी, भगवान ना करे ऐसा, है ना, और तुम जो है अभी तो तुम हंस रहे थे, इतने में अचानक से फोन आया और वो उस माहौल में बदल गया तुम्हारा दिमाग चेंज होगा, दिमाग चेंज होना। तो यहाँ पर कॉर्पोएक्सोमिना ये इसको कंट्रोल करता है। किसी चीज को देखकर समझ रहे हो या किसी को सुनकर समझ रहे हो, है ना, तो ये कंट्रोल करेगा। सेरिबेलम ये पूरे शरीर को कंट्रोल करेगा, पूरे शरीर को, ठीक है, ध्यान रखना। सेरिबेलम में और सेरिब्रम में अंतर है दोनों में। ये पश्च मस्तिष्क मेडुला ओब्लिगेंट, इसका कार्य है उन चीजों पर है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। जैसे छींक का आना, कंट्रोल है कोई, उसको कंट्रोल ये करता है। अब भाई छींक आए चली जाए, छींक आए चली जाए, है, तो फिर तो ये मेरू रज्जा, इसमें हिंड वाले ब्रेन में, मेरू रज्जा में, मेडुला ओब्लिगेंट में प्रॉब्लम है ना, हिचकी आ रही है लगातार, ठीक है। ये हार्ट बीट है हमारी, दिल की धड़कन, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। दस्त लगना, उल्टी आना, ठीक है, इन पे हमारा कोई कंट्रोल थोड़ी ना है भाई। पर हाँ, इतना जरूर समय देता है उल्टी, हाँ भैया एक साइड हो जाओ, हैं, इतना। और ये खराब हो गया, ये ज्यादातर तुमने शराबी आदमियों को देखा होगा, बात कर रहे हो और सुनाओ क्या हाल है, और उल्टी कर दी, है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ये समय ही नहीं दे रहा, ये काम ही नहीं कर रहा, काम करना बंद कर दिया उनका, ठीक है। तो ये इतना तो काम करता है, बताता है? हाथ तो हार्मोन से कांपता है, ना कि इनसे। कर लिया नोट ये? चलो ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। और भाई वीडियो को देख के लाइक वाइक भी कर दिया करो और कमेंट जरूर करा करो, है ना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।